दोस्त कमलजीत सिंह ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम संविधान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक और पढ़ेंगे जो है राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति होता है क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे हम। राष्ट्रपति हमारे यहाँ दो प्रकार की सरकारें बनती हैं, दो स्तर पर सरकारें बनती हैं। एक संघ और एक राज्य। संघ स्तर पर भी सरकार क्या कहते हैं बनाई जाती है या बनती है। सरकार का गठन होता है, संघ स्तर पर भी होता है और राज्य स्तर पर भी। जो संघ स्तर पर जो सरकार का गठन होता है उसका जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है। देश का प्रथम जो नागरिक कहलाता है वो भी राष्ट्रपति होता है और सरकार का प्रतिनिधित्व करता है जो जिसके नाम से सारे कार्य होते हैं देश में, वो भी राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपने देश में सबसे ऊपर जो वरिष्ठ नागरिक होता है या प्रथम नागरिक होता है वो राष्ट्रपति ही होता है। ये संविधान के भाग 5 में राष्ट्रपति का वर्णन दिया गया है। ठीक है, अब हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 52 में क्या बताया गया है। अनुच्छेद 52 में ये बताया गया है कि भाई राष्ट्रपति का एक पद होगा। अनुच्छेद 52 में, अनुच्छेद 53 में क्या है, कार्यपालिका, संघ की जो कार्यपालिका है उसकी सारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी। उन शक्तियों का वह स्वयं में भी उपयोग कर सकता है और अपने अधीनस्थ जो अधिकारी हैं उनके द्वारा भी वो उन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। अनुच्छेद 53 ये कहता है। ये 52 और 53 तो लगभग हर बच्चे को याद होते हैं वैसे भी, और इनसे कोई खास क्वेश्चन नहीं बनते हैं। क्वेश्चन बनना 54 अनुच्छेद है, यहां से स्टार्ट होते हैं। 54 में क्या है, निर्वाचन। निर्वाचन क्या होता है, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें एक निर्वाचन मंडल होता है। निर्वाचन मंडल होता है जो राष्ट्रपति का चुनाव करता है। इस निर्वाचन मंडल में कौन कौन सदस्य होते हैं, 4 सदस्य होते हैं, 1, 2, 3 और 4। फर्स्ट लोकसभा, लोकसभा सदस्य। सेकंड राज्यसभा सदस्य। थर्ड विधानसभा सदस्य। फोर्थ दिल्ली व पुदुचेरी विधान सभा। इस निर्वाचन मंडल में लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, विधानसभा होता है और दिल्ली व पुदुचेरी जो विधानसभा है उनके जो निर्वाचित सदस्य हैं जो निर्वाचित सदस्य हैं
वो ही इस निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं जो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, जो चुनते हैं। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और दिल्ली व पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वो ही इस निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं जो राष्ट्रपति का निर्वाचित या चुनाव निर्वाचन करते हैं। ठीक है, ये अनुच्छेद 54 के तहत। ठीक है, एक बात और, जो अनुच्छेद 54 है, 54 है, उसमें संशोधन किया गया, 70वां संशोधन किया गया 1990 में, जो कि दिल्ली व पुदुचेरी को सम्मिलित किया। इससे पहले ये दोनों विधानसभा थी नहीं, तो इनको 54वें संशोधन, क्या कहते हैं, अनुच्छेद 54 में संशोधन करके इस दिल्ली और पुडुचेरी को जोड़ा गया है। ठीक है, अब अनुच्छेद 54 याद रहेगा। अनुच्छेद 54 में निर्वाचन मंडल है, निर्वाचन मंडल के कौन कौन सदस्य होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, और दिल्ली व पुदुचेरी के विधानसभा निर्वाचित सदस्य। इसमें जो भी सदस्य हैं सब निर्वाचित होते हैं प्रत्यक्ष रूप से, ना कि अप्रत्यक्ष रूप से। और राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष विधि द्वारा होता है, और इन सब का चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष विधि द्वारा होता है, जो जनता के द्वारा चुनकर सब राज्यसभा में, विधानसभा में, लोकसभा में आते हैं, जो कि निर्वाचित सदस्य होते हैं। और राष्ट्रपति के चुनाव में ये ही निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। अगला, नेक्स्ट है 55। अनुच्छेद 55 क्या है, निर्वाचन पद्धति। समान समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। अनुच्छेद 55 निर्वाचन पद्धति। निर्वाचन पद्धति में समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत चुनाव या वोट दिया जाता है। वो कैसे, इसमें दो फार्मूले होते हैं, जिससे पहले तो हम ये देखते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा। लोकसभा में 545, विधानसभा में 245, इतने मेंबर होते हैं, जिसमें से 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं लोकसभा में, और 453 इतने निर्वाचित होते आते हैं। इसमें राज्यसभा में 12 मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, और 233 इतने निर्वाचित होते आते हैं। अब इन दोनों को जोड़ दें, 776 इतने मेंबर हो जाते हैं सांसद, जो निर्वाचित होकर आते हैं प्रत्यक्ष रूप से, जो जनता के मत द्वारा प्रत्यक्ष विधि से 776 जो मेंबर हैं, सांसद हैं, पार्लियामेंट ऑफ मेंबर, ये प्रत्यक्ष विधि द्वारा चुन के आते हैं। ठीक है, अब इनका मत वैल्यू, और विधानसभा में कितने मेंबर चुन के आते हैं, विधानसभा से अपने पूरे देश में जितनी विधानसभा है उनके विधायक 4120 विधायक होते हैं। अब 4120 का
और 776। अब इन दोनों की संख्या में तो बहुत फर्क हो गया। अगर इनको सीधा अधिकार, इनके मत के इनका जो मत की वैल्यू है, इनके मत की जो वैल्यू है, अगर बराबर हो तो इनका जो इनके मत हो ज्यादा है, इनके मत हो कम है, इनकी संख्या कम है, इनकी ज्यादा है, तो इनका प्रभाव ज्यादा हो जाएगा राष्ट्रपति के इलेक्शन में। इसलिए इन दोनों के मतों को बराबर करने के लिए दो फार्मूले बताए गए हैं। कौन कौन से, वो देखिए। जो समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है, इसमें ही वो दो फार्मूले, इसीलिए इस प्रणाली का उपयोग किया गया है। तो कैसे निकालेंगे, पहले तो विधायकों का, एक विधायक का कह सकते हैं, या एक विधानसभा का कह सकते हैं। मत मूल्य कैसे निकालेंगे, राज्य की कुल जनसंख्या, बटे में कुल भाग में 1/4। इस फार्मूले से एक विधायक का मत मूल्य है वो निकल आएगा। राज्य की कुल जनसंख्या, उस राज्य के जो जिस राज्य की कुल जनसंख्या, उसी राज्य के कुल निर्वाचित विधायक संख्या। ठीक है, तो इससे एक विधायक के मत का मूल्य आ जाएगा। उसी प्रकार से अब सांसद का, एक सांसद का मूल्य कैसे, एक सांसद के मत का मूल्य कैसे निकालेंगे, सभी विधानसभाओं में प्राप्त कुल मतों का योग बटे निर्वाचित सांसद। एक सांसद के मत का मूल्य निकालने के लिए हमें सभी विधानसभाओं में प्राप्त जो मतदान है, पूरे अपने देश में जितने भी विधानसभा हैं, उन सभी में जितने मत मिले हैं विधायकों को, उन मतों का योग बटे निर्वाचित सांसद। जो निर्वाचित सांसद कौन है, 700 अपने क्षेत्र जो सांसद हैं उनको वो निर्वाचित सांसद कहलाएंगे, यहाँ निर्वाचित सांसद। ठीक है, उनका इसमें भाग देंगे, जो भी प्राप्त होगा, जो भी अंक प्राप्त होगा वो एक सांसद का मत मूल्य होगा। इसी प्रकार से एक विधायक का मत मूल्य होगा। ठीक है, फिर अब जो राष्ट्रपति है उसका किस विधि द्वारा चुनाव होता है, वो है आनुपातिक
अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय पद्धति। अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ठीक है, या इसको हस्तांतरित अनुपातिक प्रतिनिधित्व हस्तांतरित पद्धति भी कहते हैं। हस्तांतरित का मतलब कैसे, जैसे यहां से लिख लेते हैं, हस्तांतरित का मतलब होता है जैसे 4 आदमी राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है। राष्ट्रपति के चुनाव में और अपने जो विधानसभा या लोकसभा का चुनाव होता है उसमें ये अंतर होता है कि भाई लोकसभा विधानसभा में तो जिसको सबसे अधिक वोट मिल जाते हैं वो जीत जाता है, पर राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति के चुनाव में जितने भी मत गिरे हुए हैं, वोट डाले गए हैं, उसमें 50% प्लस 1। राष्ट्रपति के चुनाव में जितने भी मत डाले गए हैं, यानी 100 मत डाले गए हैं, यूं मान लीजिए एग्जांपल के लिए, तो राष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनने के लिए 51 वोट की जरूरत होगी, ठीक है। तो इसके लिए कोई आदमी जैसे बी को पसंद करता है पहले नंबर पर, डी को दूसरे नंबर पर पसंद करता है, तीसरे नंबर पर ए को पसंद करता है, चौथे नंबर पर डी को पसंद करता है। हर आदमी अपनी अपनी पसंद के अनुसार इनको मत देता है, और फिर जैसे अब बी को 1 नंबर पे रखा गया है, अब बी को 50% वोट नहीं मिलते हैं, 50 प्लस 1, तो इसके लिए क्या किया जाएगा, हस्तांतरणीय पद्धति, यानी इसके जो वोट है डी के, उनको किसी और के उसमें जोड़ा जाएगा जिससे 50% वोट बन जाए। तो उसके लिए क्या किया जाएगा, दोबारा से गिनती होगी। तो अब यहाँ 1 नंबर पे 50% वोट नहीं मिला, तो अब सी का नंबर आ गया, 2 नंबर पर पसंद ये, तो इस डी के जो जितने वोट थे उस दूसरी काउंसलिंग में, यानी दोबारा जो गिनती होगी उसमें इसके वोटों को सी में जोड़ दिया जाएगा, और जब इसका 50% 50 प्लस 1 हो जाएगा तो सी को राष्ट्रपति बना दिया जाएगा। यह हस्तांतरणीय पद्धति का मतलब है, ठीक है दोस्तों। मेरा जहां तक ख्याल है आपको ये बात समझ में आ गई, ठीक है। ये निर्वाचन पद्धति है, इसी अनुसार ही राष्ट्रपति की निर्वाचन किया जाता है, ठीक है। चले आगे। अगला 56 में क्या है, राष्ट्रपति का कार्यकाल। 56 में कार्यकाल है। अनुच्छेद 56 संविधान का अनुच्छेद 56 ये कहता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष। 5 वर्ष ये सबको पता है 5 वर्ष होता है, पर शुरू कब होता है कार्यकाल, जिस दिन राष्ट्रपति चुन लिया जाता है, सारी बात हो जाती है, इलेक्शन पूर्ण हो जाता है, और राष्ट्रपति जिस दिन शपथ लेता है उस दिन से राष्ट्रपति का कार्यकाल शुरू होता है। 5 वर्ष का कार्यकाल कब से शुरू होता है, जिस दिन राष्ट्रपति इस पद के लिए शपथ ग्रहण कर लेता है, उस दिन से 5 वर्ष का जो कार्यकाल है वो राष्ट्रपति का शुरू होता है, अनुच्छेद 56 के तहत, ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 57
अनुच्छेद 57 ये कहता है कि पुनर्निर्वाचन अनुच्छेद 57 ये कहता है कि पुनर्निर्वाचन, भाई कोई प्रेजेंट जो राष्ट्रपति है जैसे रामनाथ कोविंद है, वो अगली बार भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, चुने जा सकते हैं। हमारे देश में ये प्रक्रिया है, हमारे संविधान में ये प्रक्रिया है अनुच्छेद 57 के अनुसार कि कोई भी व्यक्ति जो अब फिलहाल राष्ट्रपति है या पहले राष्ट्रपति रह चुके हैं वो कंटिन्यू राष्ट्रपति चुने जा सकते हैं, इलेक्शन फाइट किया जा सकता है उनके द्वारा और वो दोबारा से राष्ट्रपति बन सकते हैं। लेकिन कई देश हैं उनमें सिर्फ 2 योजनाओं के लिए ही राष्ट्रपति बन सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए यूएसए में एक व्यक्ति 2 बार ही राष्ट्रपति चुना जा सकता है, लेकिन इंडिया में, भारत में ऐसा नहीं है कि भाई कोई व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति चुना जाए, जब तक उसको हमारे सांसदों के द्वारा, विधायकों के द्वारा या किसी पार्टी के द्वारा कंटिन्यू चुना जा सकता है, दोबारा राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। अनुच्छेद 57 ये कहता है। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 58 में योग्यता, अनुच्छेद 58 में योग्यता हमारा जो राष्ट्रपति है या कोई जो राष्ट्रपति का कैंडिडेट है उसको निर्वाचन का जो फार्म भरने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए वो देखते हैं। एक तो फर्स्ट तो भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा पैंतीस वर्ष की आयु होनी चाहिए, कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, अधिक से अधिक कितनी भी हो सकती है। तीसरा लोकसभा में निर्वाचित होने की योग्यता। तीसरा लोकसभा में निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए। जो लोकसभा का जो निर्वाचन है, जो क्या कहते हैं लोकसभा का मेंबर बन सकता है, वो इसमें योग्यता होनी चाहिए। तीसरी। चौथा वो किसी के लाभ के पद पर ना हो, वो किसी लाभ के पद पर न हो। तीसरी चौथी कंडीशन ये है कि वो किसी लाभ के पद पर ना हो। हमारा वैसे भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद या फिर राज्य क्या कहते हैं राज्यों में राज्यपाल है, वो लाभ का पद नहीं कहलाता है। ठीक है, रामनाथ कोविंद जी हैं, वो पहले राज्यपाल थे, राज्यपाल से उनको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ाया गया, राष्ट्रपति बने। ठीक है, तो जो राज्यपाल का पद है वो भी लाभ का पद नहीं कहलाता है। ये 4 शर्तें तो हमारे होनी चाहिए जो राष्ट्रपति का जो चुनाव लड़ता है। फिर उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब निर्वाचन आयोग के पास जब इस राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए फॉर्म अप्लाई करने जाते हैं या निर्वाचन पत्र वो जो अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए 50 तो सांसद प्रस्तावक होने चाहिए। और 50 ही अनुमोदक होने चाहिए। पचास सांसद तो राष्ट्रपति का जो चुनाव लड़ रहा है उसके प्रस्तावक होने चाहिए और 50 सांसद उसका समर्थन करने वाले चाहिए। यानी 100
सांसद, जो कोई राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ता है उसके लिए 100 सांसदों का होना उसके साथ जरूरी होता है। जो 50 तो उसका प्रस्ताव करेंगे और 50 ही उसका समर्थन करेंगे, अनुमोदक यानी समर्थन करेंगे। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट शर्त है, क्योंकि भारत का नागरिक होना 35 वर्ष, हमारी जनसंख्या बहुत है, 35 वर्ष वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, लोकसभा में निर्वाचित होने की योग्यता भी मिल जाएगी, और लाभ के पद पर सबके पास सरकारी नौकरियां नहीं है, तो ये भी हमारे बहुत सारे लोगों के पास ये कंडीशन मिल जाएंगी। ये शर्तें तो बहुत सारे लोग पूरी करते हैं, पर सबसे इंपॉर्टेंट शर्त ये होती है राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए। फिर एक बात और, इसमें 15,000 जमानत राशि होती है जो आरबीआई के पास जमा होती है या सरकारी खजाने में। जो सरकार का खजाना है उसमें जमा होती है ये 15,000 रुपए जमानत राशि। ठीक है, और ये 15,000 जमानत राशि अगर कुल वोट का 1/6 मत प्राप्त नहीं होता है तो ये जमानत राशि जब्त हो जाती है, सरकार इसको अपने पास रख लेती है। अगर 1/6 1/6 भाग जितने वोट गिरा है उसका 1/6 भाग अगर वापिस क्या कहते हैं किसी मेंबर को जो इलेक्शन फाइट कर रहा था, जो इलेक्शन लड़ रहा था, उसको अगर मिल जाते हैं तो ये 15,000 राशि जो है जमानत राशि है वो वापिस मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 58 योग्यता के बारे में ये कहता है। मेरा जहां तक ख्याल है मेरे दोस्तों को सबको समझ आया होगा। अगला अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 में क्या है? शपथ। अनुच्छेद 60 क्या कहता है? शपथ। जब राष्ट्रपति का इलेक्शन हो जाता है, चुनाव हो जाता है और चुन लिया जाता है, उसके बाद में अनुच्छेद 60 के तहत शपथ लेता है, राष्ट्रपति शपथ लेता है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाता है। अगर वो ना हो तो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति को अपने पद की शपथ दिलाता है। या तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हो, मुख्य न्यायाधीश क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, या फिर सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश हो, वो दोनों ही इनमें से कोई भी जो होगा वो राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाएगा। अनुच्छेद 61 में क्या है? महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग कब लगता है? जब राष्ट्रपति संविधान के अनुसार कार्य नहीं करता है या संविधान का उल्लंघन करता है तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाकर उसको उनके पद से हटाया जा सकता है। और यह प्रक्रिया अब तक देश में अपने क्या कहते हैं भारत में अब तक किसी भी राष्ट्रपति पर ऐसा नहीं किया गया है। सब अपने राष्ट्रपति हैं जो अपने देश के, वो सभी संविधान के अनुरूप ही कार्य करते हैं। पर यह महाभियोग प्रक्रिया कैसे लागू की जाती है? राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा के द्वारा की जाती है। पर
इससे पहले जब क्या कहते हैं राज्यसभा लोकसभा में प्रस्ताव इस चीज का लाया जाता है, उससे पहले 14 दिन पहले राष्ट्रपति को लिखित में सूचना दी जाती है कि भाई आपके खिलाफ महाभियोग लाया जा रहा है। इस बात की उनको सूचना दी जाती है लिखित में, लिखित में नोटिस दिया जाता है, सूचित किया जाता है राष्ट्रपति को। और फिर उनको सूचित करने के बाद नंबर 1 तो त्याग पत्र दे देंगे, जिससे पद क्या कहते हैं महाभियोग की प्रक्रिया लाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर लानी भी पड़े तो राज्यसभा में प्रस्ताव, राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग के खिलाफ है तो राज्यसभा में प्रस्ताव लाया जाता है या लोकसभा में लाया जाता है। लोकसभा में, राज्यसभा में प्रस्ताव पास करके लोकसभा में चला जाता है और लोकसभा में प्रस्ताव पास हो जाता है तो राष्ट्रपति को त्याग पत्र देना पड़ता है। या फिर लोकसभा में से प्रस्ताव लाया जाए तो राज्यसभा में प्रस्ताव आ जाता है पास होके, तो राज्यसभा में पास हो जाएगा तो फिर तो भी राष्ट्रपति को त्याग पत्र देना पड़ेगा। तो महाभियोग की प्रक्रिया है वो लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में लाई जा सकती है, उनके खिलाफ ये प्रक्रिया क्या कहते हैं प्रस्ताव पारित किया करवाया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, किसी भी सदन में पहले लाया जा सकता है, फिर उसके बाद दूसरे सदन में वो प्रस्ताव पास हो जाएगा तो महाभियोग की प्रक्रिया से राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। मेरा जहां तक ख्याल है सब दोस्तों को ये अनुच्छेद याद रहेंगे और पढ़ाया हुआ मेरा समझ आया होगा, और समझ आया हो तो कमेंट में मुझे जरूर लिखें। और एक बात, हम इनको 3-3 करके याद कर सकते हैं। पहले 3 को 52 में पद है, 53 में शक्ति है, संघ के निर्वाचन जो कार्य राष्ट्रपति की जो शक्तियां होती है, संघ की कार्यपालिका शक्ति, वो 53 में है, और 54 में निर्वाचन है। 54 इसका 4 और चल, ठीक है, निर्वाचन। 5 में 55 में पद्धति है, ठीक है। 56 यानी कार्यकाल। 57 का पुनर्निर्वाचन। 58 में योग्यता, और 59 इनसे मिलता जुलता, पुनर्निर्वाचन से मिलता जुलता है, लेकिन उसका कोई उससे रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनते हैं। 60 शपथ, और 61 में महाभियोग। ये राष्ट्रपति निर्वाचन के मुख्य पॉइंट हैं या अनुच्छेद हैं। बाकी अगले टॉपिक में हम राष्ट्रपति की जो शक्ति है उनके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।